हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है हिंदी साहित्य की। ठीक है, चैप्टर 3 हम कर चुके हैं भक्ति काल तक। आज हमारा चौथा चैप्टर है रीतिकाल का। ठीक है, रीतिकाल आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। रीतिकाल के हम क्वेश्चन आंसर अब करेंगे। तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा, एक मिनट। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है। भाई नीचे पंक्ति दे रखी है, ये बताना हमें किस रचनाकार की पंक्ति रहेगी। कौन सी ये पंक्ति देखते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो ये पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हमें बतानी है किस कवि की है। तो चिंतामणि की है, केशवदास की है, पद्माकर की है या देव की। तो अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, तो ये है देव की पंक्ति है। व्याख्या में देख लेते हैं। अविदा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अदम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो ये भी देव की पंक्ति रहेगी। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार रीतिकालीन कवि देव है। देव रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि। कैसे है भी ये जो देव है ये रीतिबद्ध कवि है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देव चरित्र, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास आदि में। ठीक है, ये देव की रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है। ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है। तो केशवदास से, बिहारी लाल से, चिंतामणि त्रिपाठी से या मती राम से। तो भाई इन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी से रीतिकाल का आरंभ माना है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांत रसवादी आचार्य थे। ये 4 भाई थे, जिनमें भूषण, मतीराम तथा जटाशंकर त्रिपाठी थे। वे एक तो चिंतामणि हो गए, एक भूषण हो गए, एक मतीराम हो गए, एक जटाशंकर हो गए। इनकी प्रमुख रचनाएं रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल, कल्पद्रुम, ये काफी बार रचना पूछी गई है। कृष्ण चरित्र, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश में ये भी पूछी गई है इनकी रचनाएं चिंतामणि जी की भी। अगला क्वेश्चन है, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे। ठीक है, अभी कौन सा ऐसा कवि है जिसके आश्रयदाता कौन कौन थे। शिवाजी महाराज थे और छत्रसाल बुंदेला थे। तो देव के, मतीराम के, कबीर के या भूषण के। तो डी ऑप्शन अपना ठीक है, भूषण के भी आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला के राजाश्रित कवि थे। महाराजा छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में लिखा है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ये किसने लिखा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा भूषण के विषय में, वे हिंदी जाति के प्रतिनिधि कवि है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा 76 दशक भूषण की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है, सनी कज्जल चस चस लगन उपजयो सुदिन स्नेहु, क्यों न निरपति हवे भोगवे लही सुदेशु सब देहु। तो बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञाता का कौन सा पक्ष पर प्रकट हुआ है। तो जो भाई ये पंक्तियां हैं ऊपर, ठीक है, दोहा है ये किसका, ये बिहारी जी का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वैदिक ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान है, देशाटन है या ज्योतिष ज्ञान है। तो ज्योतिष ज्ञान इस दोहे से प्रकट हुआ है। व्याख्या में देखते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। सनी कज्जल चस चस लगन उपजो सुदिन से नहीं, क्यों न निरपति हवे भोगवे लही सुदेशु सुबे देहु। तो अर्थात सखी नायिका से कह रही है कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी
शिशु उत्पन्न हुआ है वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों क्यों नहीं भोगेगा। उपयुक्त दोहे में बिहारी के ज्योतिष ज्ञान की भोग्यता का पक्ष प्रकट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? तो भाई किस लेखक का ये कथन रहेगा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, या गुलाब राय का, या श्याम सुंदर दास का। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा भाई। ठीक है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने बिहारी को रसवादी माना है। बिहारी के संदर्भ में शुक्ल जी ने कहा है, भाव का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारिक है पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। छठा क्वेश्चन है, रसवंत कवितन को रस जो अखरान के ऊपर है झलके। क्या भी रसवंत कवितन को रस जो अखरान के ऊपर है झलके। तो उक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो किसकी है? केशवदास की है, कुलपति मिश्र की है, मतीराम की है, चिंतामणि की। तो ये पंक्ति चिंतामणि की रहेगी। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है भाई। रसवंत कवितन को रस जो अखरान के ऊपर है झलके। उक्त पंक्ति भी चिंतामणि द्वारा रचित है। चिंतामणि द्वारा रचित ग्रंथ है काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रसविलास, कविकुल, कल्पद्रुम आदि भी। निम्नलिखित कवियों द्वारा रचित पंक्तियां हैं। चिंतामणि, इनकी पंक्ति देखती हैं। आखिन मुंदिबे के मिस आने, अचानक पीठ उरोज लगावे। कुलपति मिश्र की है, जगते अद्भुत लोकातर, चमत्कार यह लक्षण में करायो। आगे देखते हैं भाई। केशवदास की पंक्ति है, केशव केसन अस करी, बेरुहु जस न कराही, चंदर बदनी मृगलोचनी, बाबा कही कही जाई। तो ये केशवदास की पंक्ति रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, वीरा बारिश रीति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? ये कवि जो वीरा बारिश है वो रीति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? तो ठाकुर, बोधा, द्विजदेव, आलम। तो भाई वीरा बारिश बोधा की कृति है। बी ऑप्शन ठीक रहेगा। वीरा बारिश रीति काव्य धारा के रीति मुक्त कवि बोधा की कृति है। बोधा द्वारा रचित अन्य कृति है इश्कनामा। निम्न लिखित रीति मुक्त धारा के कवि एवं उनकी रचनाएं हैं। कवि और रचनाएं ठाकुर की ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक बई, द्विजदेव की सिंगार लतिका, सिंगार बत्ती से, आलम की आलम केली और सुदामा चरित्र। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? ठीक है भाई, इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो प्रबंध काव्य नहीं है केशवदास की? रत्न बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, रस प्रिया, रामचंद्रिका। देखो भी चारों की चारों ये रचनाएं केशवदास की हैं। रत्न बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। इनमें से भी कौन सी ऐसी रचना है जो इनका प्रबंध काव्य नहीं है? तो जो रसिक प्रिया है ये प्रबंध काव्य नहीं है। रत्न बावनी प्रबंध काव्य है, जहांगीर जस चंद्रिका प्रबंध काव्य है और रामचंद्रिका भी प्रबंध काव्य है। आंसर सी बिल्कुल ठीक है। रीतिकालीन कवि केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया प्रबंध काव्य नहीं है बल्कि यह एक रीति ग्रंथ है। क्या है भी? रसिक प्रिया एक रीति ग्रंथ है। इसमें रस का वर्णन किया गया है। शेष तीनों कृतियां रत्न बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है। केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में प्रकाशित एक रीति ग्रंथ है। इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है।
डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। क्या कहा भाई? कोर्ट का कवि कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर विजयपाल सिंह ने भाई। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के आधार पर केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशवदास की प्रमुख रचनाएं निम्न है: रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता, नखशिख, छंदमाल आदि भाई। अगला क्वेश्चन है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका? क्या भी? तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार। तो नाभादास का, गंग का है, भिखारी दास का है, रहीमदास का है। तो तुलसी गंग दुओ भय सुकवि के सरदार, ये कथन भाई भिखारी दास का रहेगा। सी ऑप्शन अपना ठीक है। व्याख्या में देखते हैं, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह भिखारी दास का कथन है। भिखारी दास ने इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि गंग यानी जो गंग है वो अकबर के दरबारी कवि थे और तुलसीदास की प्रशंसा की है भाई। आगे देखते हैं व्याख्या में। भिखारी प्रयोग्या यानी प्रतापगढ़ के राजा हिंदुपति सिंह के आश्रित कवि थे। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है: शब्दानम कोश, रस सारांश, चंद्रनव, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज सतिका और अमर कोश भाई। तो ये भिखारी दास की रचनाएं रहेगी। अगला क्वेश्चन 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित है? ठीक है भाई, केशवदास का इनमें से कौन सा ग्रंथ है ये हमें बताना है। तो विज्ञान गीता, बरवे भेद, कवि कुल, कल्पद्रुम या काव्य अलंकार। तो विज्ञान गीता भाई केशवदास का ग्रंथ है। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। विज्ञान गीता केशवदास द्वारा रचित ग्रंथ है। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था। क्या था भाई? केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था। आपको ध्यान रखना क्योंकि उपनाम से भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे। और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। कौन भाई? केशवदास। केशवदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख, छंदमाल आदि भी। आगे है बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरठा काव्य कृतियों के रचनाकार रहीमदास हैं। कवि कल्पद्रुम, काव्य कृति के रचनाकार चिंतामणि त्रिपाठी है भाई। काव्य अलंकार ग्रंथ के रचनाकार प्रमुख अलंकारवादी आचार्य भामा है। आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां, अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहां जे नेकु शानपन बाके नहीं। क्या भी? अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहां नेकु शानपन बाके नहीं। तो ये पंक्ति किस रचनाकार की? अति सुदो स्नेह को मार्ग है, यहाँ तक भी ये पंक्ति पूछी जाती है। तो मतीराम की है, चिंतामणि त्रिपाठी है, घनानंद की है, बिहारी दास लाल की है। तो ये घनानंद की पंक्ति रहेगी सी। अति सुदो स्नेह को मार्ग है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार घनानंद है। ठीक है। घनानंद रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि है। ठीक है भाई, घनानंद भाई रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि है, ध्यान रखना है। घनानंद 1679 में इनका जन्म हुआ था। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे ये भी, तथा मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहकर कविताएं करते थे। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय कवि थे घनानंद। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, आपको ध्यान रखना है। घनानंद ने सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, रसकेली, वल्ली, यमुनाश जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियों की रचना की भाई। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है, ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है भाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिपाठी चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो किसने माना है भाई? चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल जी ने। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। मतीराम रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि है। मतीराम का प्रथम ग्रंथ है फूल मंजरी। ठीक है, पूछा जा सकता है भाई मतीराम का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो फूल मंजरी है। किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है, और बच्चन सिंह ने भाई रसराज को प्रथम ग्रंथ माना है जो कि मतीराम का है।
अगला क्वेश्चन है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण विनुन विराजे कविता वनिता मित। तो उपयुक्त कथन किस रीतिकालीन कवि का है? तो भाई ये केशवदास का रहेगा। ठीक है, यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण विनुन विराजे कविता वनिता मित। तो ये केशवदास का कथन है। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देखते हैं, रचनाकार दे रखे उनकी पंक्तियां। ठीक है, केशवदास के हमने देख ली। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी कविता वनिता मित है, चिंतामणि की है। रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुध अनुसार, भूषण की है। सुकविरन हूं की कछु कृपा समुझे कविरन को पंथ, ये भूषण की है भाई। मतीराम की है। ते धनी ले ब्रजराज लखे ग्रहराज करे अरुलाज संभारे, ये मतीराम की पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रज भाषा के श्रृंगारिक कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? तो भाई ठाकुर के, द्विजदेव के, ग्वाल के या बोधा के? तो ये भी द्विजदेव के बारे में लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये कथन क्या भाई, ब्रज भाषा के श्रृंगारिक कवियों की परंपरा में इन्हें यानी द्विजदेव को अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। भी ऑप्शन ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन द्विजदेव के बारे में लिखा है। आचार्य शुक्ल, ब्रज भाषा के श्रृंगारिक कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समुचित श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भाव्यमयी फुटकल श्रृंगारिक कविता फिर दुर्लभ हो गई है। आचार्य शुक्ल, ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। द्विजदेव, महाराजा मानसिंह। ठीक है, जो द्विजदेव है इनका नाम क्या था? महाराजा मानसिंह था। ये अयोध्या के महाराज थे। इन्हें रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों में स्थान दिया गया है। ठीक है, रीतिबद्ध जो शाखा है रीतिकाल की, उसमें भी द्विजदेव को स्थान दिया गया है। वे रीतिबद्ध शाखा के कवि भी माने जाते हैं और रीतिमुक्त के भी कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी। श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी पर महाराजा प्रताप नारायण सिंह ने श्रृंगार लतिका सौरभ नाम से टीका लिखी है भाई। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है। किसने लिखी है? महाराजा प्रताप नारायण सिंह ने श्रृंगार लतिका सौरभ नाम से टीका लिखी है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है? क्या है भाई रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर? तो श्रृंगारिक है, व्यंग्यमूलक है, परिस्थितिपरक है या कारुणिक है? तो भाई सी ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदना स्वर परिस्थिति परक है। भूषण वीर रस के कवि है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। भूषण किस रस के कवि है? तो वीर रस के कवि है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। तो कवि भूषण की उपाधि किसने दी है भाई भूषण को? तो सोलंकी राजा रुद्र ने भी। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विश्वनाथ प्रसाद का है। तो बी ऑप्शन ठीक रहेगा भाई, ये डॉक्टर नगेंद्र का कथन रहेगा। रीति के संदर्भ में उपयुक्त कथन डॉक्टर नगेंद्र का। आचार्य विश्वनाथ रीति को काव्य का उपकारक मानते हैं। ठीक है, जो आचार्य विश्वनाथ है वही रीति को भी काव्य का उपकारक मानते हैं, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। ठीक है, जो विश्वनाथ है, आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काल नाम को मान्यता प्रदान की है भाई। अगला क्वेश्चन है 16वां, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? भाई अभी आ गया, किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। ये ऑप्शन ठीक है।
रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। यहाँ पे देख रहे थे रीतिकाल का नामकरण और प्रस्तोता। रीतिकाव्य रीतिकाल को किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने। रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने। कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अंधकार काल कहा है त्रिलोचन ने भी। 17वां क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है, यानी कि गलत है इनमें से, वो हमें बताना है। तो काव्य विवेक चिंतामणि का ठीक है। शिवा बावनी भूषण का बिल्कुल ठीक है। वृत्त कौमुदी मतीराम का ठीक है। प्रताप सिंह विदावली सेनापति का नहीं है भाई, तो यही गलत है। गलत इसमें पूछा था, डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। रीतिकालीन कीर्ति प्रताप सिंह विदावली सेनापति की नहीं, अपितु कवि पद्माकर की रचना है। किसके? पद्माकर की है, प्रताप सिंह विरुदावली रचना। सेनापति की प्रमुख रचना है कवित रत्नाकर। ठीक है, कौन सी है? कवित रत्नाकर है भाई। 18वां क्वेश्चन है, केशव दास के कृतित्व विषय कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, जो गलत है भाई वो हमें बताना। केशव के विषय में जो गलत कथन है वो हमें बताना है। तो रामचंद्रिका पहला है। रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। देखते हैं आगे। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है, तो बिल्कुल ठीक है भाई। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधान हो गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। कवि प्रिय, रसिक प्रिय और छंदमाला लक्षण ग्रंथ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो भाई अपना ए ऑप्शन गलत है, इसमें गलत ही पूछा है। व्याख्या में देखते हैं, आंसर एक गलत है। रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है। यह कथन केशव के कृतित्व विषय सही नहीं है भाई। ठीक है, केशवदास रचित महाकाव्य रामचंद्रिका का रचना काल 1601 ईस्वी है। कितना है भाई? 1601 है। इसमें कुल 1717 छंदों के द्वारा भगवान राम की कथा वर्णित है। कितने छंद है इसमें भाई? रामचंद्रिका में तो 1717 छंद है, ध्यान रखना है। किंतु यह भक्ति प्रधान न होकर काव्य ग्रंथ ही है। ठीक है, और जो ये रामचंद्रिका भी भक्ति प्रधान ग्रंथ नहीं है, ये काव्य ग्रंथ ही है। इसकी पूर्वाध की कथा वाल्मीकि रामायण से साम्य रखती है, किंतु उत्तरार्ध में कवि की निजी उद्भावना है। ठीक है, जो पूर्वाध है वो तो वाल्मीकि रामायण से भी साम्य रखती है, बराबर है, किंतु जो उत्तरार्ध है वो कवि की निजी उद्भावना है। केशव अलंकार सांप्रदायिक आचार्य कवि थे, इसलिए इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं? ठीक है भाई, सभी रचनाएं भिखारी दास की है, ये हमें बताना। तो श्रृंगार निर्णय, रसराज, काव्य निर्णय, शब्द रसायन, रस रत्नाकर, रसराज, रसपीयूष, काव्य निर्णय, रसराज और छंद्रों पिंगलन, ये है भाई भिखारी दास की रचनाएं। डी ऑप्शन ठीक है। रीतिकालीन श्रेष्ठ कवि भिखारी दास का जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था। ठीक है, और इनकी ये रचनाएं काव्य निर्णय, रसराज और छंद्रों पिंगल है। इनका रचना काल 1725 से लेकर 1760 ईस्वी के बीच माना जाता है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं हैं शब्द नामकोश, रस सारांश, छंद्रों पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज सतीका। कवि और इनकी रचनाएं, दशरथ की वृत्त विचार है, मतीराम की रसराज, देव की शब्द रसायन या काव्य रसायन और राग रत्नाकर, सोमनाथ की है रस पीयूष निधि और सूरती मिश्र की है रस रत्नाकर। 20वां क्वेश्चन है, मतीराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है भाई, कौन सा कथन मतीराम से संबंधित सही नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार है। बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रसराज और ललित ललाम इनकी ही रचना है और इनसे विशेष ख्याति मतीराम को प्राप्त हुई है। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। बिल्कुल ठीक है भी, जो रसराज है मतीराम का, ये श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है।
सी है रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रियाविदित है, ये नहीं है भाई। डी देख लेते हैं, ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए, भी ठीक है। जो सी है ये मतीराम के संबंध में सही नहीं है भाई। रसराज के नायक नायिका अत्यंत चतुर और क्रियाविदित है, मतीराम से संबंधित उक्त कथन सही नहीं है। मतीराम का जन्म 1617 में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति का मुख्य आधार है। रसराज में श्रृंगार रस और नायिका भेद तथा ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। रसराज की नायिका लज्जाशील एवं नायक निष्कपट है। ठीक है, जो रसराज है भाई इसकी नायिका कैसी है, लज्जाशील है, और नायक जो है वो निष्कपट है, ये आपको ध्यान रखना है। 21वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतत्व के संदर्भ में सही नहीं है। भूषण के विषय में पूछा है भाई, देखते हैं। सही नहीं है। इनकी कविता वीर रस प्रधान है भाई। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य है। रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण उपाधि से विभूषित किया था। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। ठीक है, तो देखते हैं इनमें से भी कौन सा भूषण के विषय में गलत है। तो भाई बी ऑप्शन इनका गलत है इसका, क्योंकि शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य नहीं है। बी ऑप्शन गलत रहेगा भूषण के विषय में। व्याख्या में देख लेते हैं। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। उपयुक्त कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में सही नहीं है। कवि भूषण के शिवराज भूषण एक अलंकार निरूपण है। 99 अर्थ अलंकार, 4 शब्द अलंकार और शेष 2 चित्तर और 1 शंकर नामक अलंकार, कुल 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यह एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें शिवाजी का चरित्र चित्रण, तत्कालीन इतिहास एवं शिवाजी से संबंधित प्रसंगों का प्रमाणिक वर्णन हुआ है। छत्रसाल दशक महाकवि भूषण द्वारा रचित प्रशस्तिपरक काव्य है, जिसमें 10 कवियों में बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है 22वां। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विशेष विषय को समझना चाहिए। क्या भाई, देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विषय को समझना चाहिए। उक्त कथन किस विद्वान का है। तो किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का, मिश्र बंधु का, विश्वनाथ प्रसाद का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो भाई डॉक्टर नगेंद्र का एक कथन बिल्कुल सही है। भाई देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विषय को समझना चाहिए। ठीक है, सुख सागर तरंग किसका, भी देव का ही, आपको ध्यान में रखना है। देख लेते हैं। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विषय को समझना चाहिए। उक्त कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। आगे कवि देव का सुख सागर तरंग इनका अंतिम लक्षण ग्रंथ माना जाता है, जो पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित है। सुख सागर तरंग प्राय अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्वों का संग्रह है। सुख सागर तरंग का संपादन सन 1897 ईस्वी में मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने किया था। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है वे। ठीक है, देव के विषय में। 23वां क्वेश्चन है, इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल का उक्त कथन किस रचना के संदर्भ में है भाई। तो ये भाई बिहारी सतसई के संबंध में है शुक्ल जी का ये कथन। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन कवि बिहारी की रचना बिहारी सतसई के विषय में बिल्कुल ठीक है। कवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें रसवादी मानते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ध्वनिवादी कवि। इनके आश्रयदाता जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह थे। बिहारी सतसई 713 दोहों की मुक्तक रचना है। यह कितने दोहे हैं बिहारी सतसई में, 713। ठीक है, कहीं कहीं 719 भी लिखे मिलते हैं। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके आधार ग्रंथ गाथा सप्तशती और आर्या सप्तशती एवं अमरुक शतक माने जाते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना प्राप्त
नहीं होती। क्या भी संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती। ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। पदम सिंह शर्मा के अनुसार बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है। ठीक है, पदम सिंह शर्मा के अनुसार जो बिहारी सतसई है वो क्या है, वो एक शक्कर की रोटी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का हार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई के विषय में क्या कहा भाई, जो बिहारी सतसई है वो रसिकों के हृदय का हार है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना दे रखी है, ठीक है, और तर्क भी दे रखा है भाई। ठीक है, हमें क्वेश्चन बताना है क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत है। स्थापना देखने हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। बिल्कुल ठीक है, और ये वीराचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ये आपको ध्यान रखना है। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है, ए भी सही है और आर भी सही है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। आचार्य शुक्ल ने मुक्तक के लिए भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाज शक्ति को आवश्यक बताया है। उनके अनुसार मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस आधार पर स्थापना ए, जिस कवि में कल्पना की समाज शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। तर्क आर, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्वान थी, ये बिल्कुल दोनों ही सही है। अगला है, फिर है स्थापना और तर्क वाला ही। स्थापना है, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। ये भी ठीक है। तर्क है, क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्त्रों कवियों ने अपने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज पता तक नहीं। ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ए भी सही है और आर भी सही है, सी ऑप्शन अपना ठीक है रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवि भूषण के लिए कहा था, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। ठीक है, अगला 26वां, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है, तो ये आलम के संदर्भ में है भाई। क्या भी प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन और किसके विषय में है, आलम के विषय में है भाई। डी ऑप्शन ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है, ये शुक्ल जी का कथन है और आलम के संदर्भ में है। एक रीतिकालीन कवि आलम प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादीय उक्तियां इनकी रचना में मिलती है कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। आलम की प्रमुख रचनाएं, माधवानल कामकंदला ये प्रेमाख्यान काव्य है भाई। सुदामा चरित्र, श्याम स्नेही आलम के लिए, ये आलम की रचना है। गणानंद की प्रमुख रचनाएं देखते हैं, सुजान सार है, इश्क लता है, वीरा लीला है और वीरा वारिस किसकी है, बोधा के ऊपर आया था, वीरा लीला घनानंद की है। कोकसार है, कृपाकंद है, यमुनाश है भाई। ठीक है, ये घनानंद की रचनाएं रहेगी। ठाकुर की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक। रसखान की प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला भाई। 27वां क्वेश्चन है, नेही महा ब्रज भाषा परवीन और सुंदर ताने के भेद को जाने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रस्तुति किसके द्वारा की गई है। क्या भी नेही महा ब्रज भाषा परवीन और सुंदर ताने के भेद को जाने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रस्तुति किसके द्वारा की गई है, तो ये ब्रजनाथ जी के द्वारा की गई है, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घरानंद की उपयुक्त काव्य प्रस्तुति ब्रजनाथ द्वारा की गई है। घरानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। घरानंद का जीवन काल 1679 से 1739 ईस्वी के बीच स्वीकार किया जाता है। घरानंद की कविताओं को ब्रजनाथ नामक व्यक्ति ने घरानंद कवित्त के नाम से संग्रहित किया है। किसने किया भाई, घनानंद कवित्त के नाम से घनानंद की कविताओं को तो ब्रजनाथ ने किया है।
उपयुक्त पंक्तियों में उन विशेषताओं की चर्चा की गई है जो घनानंद की रीति मुक्त कविताओं के गर्भ यानी गूढ़ अर्थ को समझने के लिए किसी व्यक्ति में होना अनिवार्य है। 28वां क्वेश्चन है, इनका सा अर्थ सौरभ और अन्वेषण विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि हैं। शुक्ल जी का उक्त मत किस कवि के विषय में? पहले तो ये देख ले, जो ये ऊपर कथन आया ये शुक्ल जी का है। तो बिहारी के, मतीराम के, भूषण के या देव के? तो देव के विषय में ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। और रामचंद्र शुक्ल जी के जितने भी कथन हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, भाई आपको ध्यान रखना है। व्याख्या में देखते हैं भाई, आंसर डी अपना ठीक रहेगा। शुक्ल जी का उपयुक्त मत रीतिकालीन कवि देव के विषय में है। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। ये रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के विषय में कहा था, संदर्भ में कहा था। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। रामचंद्र शुक्ल जी का मतीराम के संदर्भ में भाई, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है। ये रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में कहा है। तो आपको जितने भी रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है वो अच्छी प्रकार से याद करने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। 29वां क्वेश्चन है, सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? ठीक है, जो सही नहीं है वो हमें बताना है भाई। ठीक है, तो कवित रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कवित रत्नाकर किसकी है भाई? सेनापति की रचना है। कवित रत्नाकर आद्यांत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है। देखते हैं आगे, इनकी अप्रीतम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है। बिल्कुल ठीक है भाई। श्लेष इनका प्रिय अलंकार, बिल्कुल ठीक है। ये भी जो सेनापति इनका प्रिय अलंकार श्लेष है। ठीक है, और ऋतु वर्णन के लिए सेनापति को जाना जाता है। ठीक है, लेकिन जो बी ऑप्शन है ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, ये गलत है और इसमें गलत ही पूछा था सेनापति के विषय में। बी ऑप्शन ठीक है अपना। कवित रत्नाकर आद्यांत रामचरित्र और राम भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत है। सेनापति के संदर्भ में यह विवरण सही नहीं है। रीतिकालीन कवि सेनापति की प्रसिद्ध कृति कवित रत्नाकर है। इससे इसके पहले तरंग के छंद संख्या 5 में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया। आपने पढ़ा होगा, मैंने ऊपर पढ़ा था। यह 5 तरंग में विभाजित है। पहले तरंग में कुल 96 कवित है, इसमें श्लेष वर्णन है। दूसरे तरंग में 74 कवित है जिसमें श्रृंगार वर्ण है। तीसरे तरंग में कुल 62 छंद है जिसमें ऋतु वर्णन है। चौथे तरंग में 76 छंद है जिसमें राम कथा का चित्रण, कुछ चुने हुए ओज गुण की प्रधानता वाले प्रसंग है। पांचवें तरंग में कुल 86 छंद है जिसमें राम रसायन का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आगे के कवि रिझे तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहाना है। काफी महत्वपूर्ण कथन है भाई, पंक्ति है और ये किसकी है ये हमें बताना। तो भिखारी दास की, केशव दास की, पद्माकर की, द्विजदेव की? तो ये भिखारी दास की पंक्तियां रहेंगी। आगे के कवि रिझे तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहाना है। आंसर ये अपना बिल्कुल ठीक है। आगे के कवि रिझे तो कविताएं न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहाना है। ठीक है, उपयुक्त काव्य रचनाएं काव्यांश के रचनाकार भिखारी दास है। भिखारी दास का जन्म प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश में तथा रचनाकार 1725 से 1760 ईस्वी तक माना जाता है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं हैं रस सारांश, चंद्रनो पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, अमर कोश, शतरंज शतीका आदि। उक्त काव्यांश में भिखारी दास जी ने कविता क्रम के संदर्भ में कहा है कि आगे के कवि रिझे तो कविताएं अन्यथा राधा कृष्ण के स्मरण का बहाना ही सही है। 31वां क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन करेंगे भाई हर एक क्लास में हम, और पहले भी 35 क्वेश्चन करते आए हैं। निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना है तो कौन सी है? शिवा बावनी, हिम्मत बहादुर वीरदावली, भवानी विलास या जगत विनोद? तो प्रबंधात्मक रचना है हिम्मत बहादुरावली भाई, हिम्मत बहादुर वीरदावली। बी ऑप्शन ठीक है। पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर वीरदावली रीतिकालीन प्रबंधात्मक रचना है जिसमें 211
छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है। अन्य विकल्पों में कवि देवकृत भवानी विलास, भूषण कृत शिवा बावनी एवं पद्माकर कृत जगत विनोद रीतिकालीन मुक्तक काव्य श्रेणी की रचनाएं हैं भाई। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तो केशव दास रहेंगे भाई विज्ञान गीता के रचनाकार। व्याख्या में देख लेते हैं। विज्ञान गीता के रचनाकार केशव दास है। आचार्य केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। ये ओरछा नरेश के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु थे। इनका निधन 1617 में हुआ था भाई। केशव दास अलंकार सांप्रदायिक आचार्य कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी क्लिष्टता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत और छंदों का अधिक प्रयोग करने के कारण कुल 1717 छंद डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। पेपर में पूछा जाता है रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख और रतन बावनी आदि भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपण नहीं है? क्या भी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो केवल अलंकार निरूपक नहीं है? तो कवि कुल कंठाभरण, शिवराज भूषण, कवि कुल कल्पद्रुम या ललित ललाम। तो सी ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। व्याख्या में देखते हैं। सी ऑप्शन ठीक है। चिंतामणि कीर्ति कवि कुल कल्पद्रुम मात्र अलंकार निरूपण ग्रंथ नहीं है। इसमें कुल 1133 पद्य हैं जो 8 प्रकरणों में विभाजित है। इस ग्रंथ का समय संवत 1707 माना जाता है भाई। प्रथम प्रकरण काव्य भेद काव्य लक्षण से संबंधित है। द्वितीय एवं तृतीय प्रकरण शब्द अर्थ सहित अलंकार निरूपण है। चतुर्थ प्रकरण काव्य दोष विवेचन से संबंधित है। किसके विषय में बताया जा रहा है? कवि कुल कल्पद्रुम के विषय में बात हो रही है। पंचम प्रकरण में इसके 3 भाग है जिसमें शब्दार्थ निरूपण है, ध्वनि भेद विवेचन है। अगला क्वेश्चन आगे है व्याख्या में। रीतिकालीन कवि दूल्हे कृत कवि कुल कंठाभरण है। अलंकार निरूपण ग्रंथ है ये। इसमें लक्षण और उदाहरण एक ही पद में कहे गए हैं, पर कवित और सवैया के समान बड़े छंद लेने से अलंकार स्वरूप और उदाहरण दोनों प्राप्त होते हैं भाई। ठीक है। अगला है शिवराज भूषण संवत 1730 ईस्वी में रचित कवि भूषण का अलंकार निरूपण ग्रंथ है। इसमें 385 छंद है। इसमें दोहों में अलंकारों की परिभाषा तथा कवित एवं सवैया छंदों में उदाहरण दिए गए हैं। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा रचित ललित ललाम अलंकार निरूपण ग्रंथ है। इसका समय निश्चित नहीं है, इसलिए सन 1661 से 64 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ का रचनाकाल माना जाता है। इस ग्रंथ में चंद्रोलोक एवं कुवलयानंद नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 34वां। कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है भाई? कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? तो भाषा भूषण है, वृत्त विचार है, काव्य रसायन है या काव्य निर्णय है। तो भी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, वृत्त विचार। वृत्त विचार नामक से 2 रीतिकालीन कवियों के छंद निरूपक ग्रंथ प्रकाश में आए हैं जिनके नाम है सुखदेव मिश्र और दशरथ। शेष विकल्प में जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है, देवकृत काव्य रसायन नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है, जबकि भिखारी दास कृत काव्य निर्णय काव्यांग निरूपण ग्रंथ है भाई। 35वां क्वेश्चन है कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? ठीक है भाई, इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो रस या नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? ठीक है, नहीं है। जगत विनोद, सुधा निधि, सुख सागर तरंग या पद्माभरण। तो पद्माभरण जो है वो नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है भाई। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। पद्माभरण रस नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ नहीं है। पद्माभरण 1810 ईस्वी की रीतिकालीन कवि पद्माकर के अलंकार निरूपण ग्रंथ है भाई। शेष कवियों में कवि देवकृत, सुख सागर तरंग, कवि तोष द्वारा 1734 ईस्वी में रचित सुधा निधि तथा कवि पद्माकर द्वारा 1803 ईस्वी में रचित जगत विनोद रस नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है भाई। ठीक है।
तो 35 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं आज के क्लास के। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।